किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान साथियों, किसान को अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आप जानते हैं हमारे देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न के भंडार नहीं थे। उस समय बताया गया कि रासायनिक खेती को अपनाकर खाद्यान्न भंडार को बढ़ाया जाए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो रासायनिक खेती हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव भी डाल रही है। ऐसे में आवश्यकता हो गई है, ज़रूरत है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की। हिमाचल प्रदेश के किसानों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती को अपना भी रहे हैं और इसमें बहुत से फसलोत्पादन को वो करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आज का हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो भी इसी से संबंधित है। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक विधि द्वारा कृषि का बदलता स्वरूप एवं उसमें अवसर कौन कौन से हैं। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, आपको परामर्श देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। जी, सभी किसान बागवानों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर सुरेश, हमारे बागवान किसान आपसे यही जानना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती से अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक खेती कहते किसे हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छी एक ये बात कही कि वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि प्रदेश के साथ या देश की बात करते हैं तो पिछले कुछ दशकों से कृषि के क्षेत्र में लगातार रासायनिक उर्वरकों, जिनको हम खादें कहते हैं, और साथ ही साथ कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप हमारी जो कृषि की पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो भूमि की जो उपजाऊ जो शक्ति थी उसमें कमी आई है, और साथ ही साथ जो मृदा का जो स्वास्थ्य था वो भी जो है बिगड़ा है। और इसके साथ साथ जो प्रतिकूल मौसम है उसमें भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो कि रासायनिक खेती का ही एक दुष्परिणाम है। ये बात सत्य है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जो है कि इन कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का समय समय पर उपयोग करना पड़ा, लेकिन आज आवश्यकता इस चीज़ की हो गई है कि हम अपने जो उत्पादन, जो कृषि का जो उत्पादन है वो अच्छी गुणवत्ता का हो, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा प्रभाव रहे, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पूरा जो इकोसिस्टम है, चाहे हमारी वो मृदा की स्वास्थ्य की बात है, वो सभी चीज़ें जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। तो इसके लिए इसका जो एक सीधा सीधा इस चुनौती का जो सीधा सीधा समाधान है वो प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती में जैसे आपने जाना चाहा कि प्राकृतिक खेती हमारे किसान बागबान भाई प्रदेश में जो है लगभग जो है कि 40,000 हेक्टेयर भूमि पे जो है प्राकृतिक खेती जो है प्रदेश में विभिन्न जिलों के में अपनाई जा रही है। और इसके अगर हम बात करते हैं तो हमारे किसान और बागवान भाई इस प्राकृतिक खेती की विधि से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2018 से जो प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और वर्तमान में प्रदेश में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल परियोजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग वो भी एक जो है योजना है, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाता है, फील्ड में जो है वो डेमोस्ट्रेशन लगाए जाते हैं, साथ ही साथ उनका भ्रमण करवाया जाता है, और जितनी भी उनको तकनीकी जानकारी है, और साथ में जो प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप के जो प्राकृतिक खेती के जो घटक हैं, जैसे गंजीवामृत है, बीजामृत है, आच्छादन है, या इस तरह की जो मुख्य जो इसके घटक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी किसानों को जो है वो सहायता प्रदान की जाती है। डॉक्टर सुरेश, कई बार जो अग्रणी किसान है, प्रगतिशील किसान है, वो कहते हैं कि साइंसदानों ने ही ये बताया कि आप रसायनों का उपयोग करो, खादों का प्रयोग करो, और आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमें रसायनों का प्रयोग कम करना है और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है। आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा है? क्यों प्राकृतिक खेती को अपनाना आज ज़रूरी है? जी, ये सत्य है कि अगर हम बात करते हैं 1960 के दशक की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपने जो प्रदेश की या देश की जो जनसंख्या थी उसको कैसे भूखमरी से निजात दिलवाएं।
तो उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जब आगाज़ हुआ था प्रदेश में, तो वो जो इस तरह की जो वैराइटीज़ थी वो हमारे जितने फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव थी, और उसके साथ साथ कुछ कीड़े और बीमारियां भी आई, और उनका समाधान के लिए हमें केमिकल का प्रयोग करना पड़ा। आज हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे पास एक पर्याप्त बफर स्टॉक है, फूड का स्टॉक है, ताकि हम उस जो हमारे पास जो एक चुनौती थी भूखमरी वाली, हम उसका जो है सामना कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां भी आई जो कि हमारी कृषि के साथ सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं। तो जब इन परिस्थितियों का एक विश्लेषण किया गया, एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि हमारे पास अब आने वाले समय में जो चुनौती आ रही है उसका हमने किस प्रकार से समाधान करना है। तो इसके लिए देखा गया कि अगर हम अभी से ही इस प्राकृतिक खेती की ओर जो है अपने किसानों को प्रेरित करते हैं, तो आने वाले समय में हम अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं कम लागत में, क्योंकि इसका एक भी उद्देश्य है प्राकृतिक खेती का कि हम कम लागत से अधिक पैदावार कैसे लें। और जितने भी इसमें जो आदान जो हम कहते हैं कि जो खेती में जो मुख्य जो घटक उपयोग होते हैं, वो किसान अपने ही स्तर पर, अपने ही घर के ही स्तर पर जो है उसको बना सकता है, उसको बाजार से इन चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से ये खेती जो है कि एक टिकाऊ खेती पद्धति जो है वो आने वाले समय में होगी। और आने वाले अगर हम बात करते हैं, चाहे हमारी भूमि की बात है, चाहे हमारे इकोसिस्टम की बात है, हमारे वातावरण में जो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन चुनौतियों से लड़ने की बात है, या प्रतिकूल मौसम में अच्छी पैदावार की बात है, तो हम इस विधि को अपना के इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और ये जो वर्तमान में जो हम कह रहे थे कि वैज्ञानिकों ने पहले इस चीज़ को एडवाइज़ किया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब हमने ये पाया कि हम इससे या आने वाले समय में हमें क्या चुनौतियां और आ सकती हैं, उनका क्या जो है ये एक समाधान है, तो उसके लिए जो है कि हम इस खेती को भी साथ ही साथ जो एक विकल्प के रूप में जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम एक गाँव के स्तर से शुरू करके एक तालुका स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक प्रदेश स्तर पर, और उसके बाद एक देश स्तर पर एक इसको मुहिम बनाएं। केंद्र की सरकार चाहती है, राज्य की सरकार चाहती है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। अब जब प्राकृतिक खेती की बात आती है, तो क्या प्राकृतिक खेती करके किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सकता है? जी हाँ, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि किस प्रकार हम किसानों की आमदन को बढ़ाएं। तो जैसे कि एक धारणा थी कि प्राकृतिक खेती की जब शुरुआत करते हैं तो किसानों की पैदावार में कमी आती है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद है, अगर हम पूर्ण तरीके से जो इसके जो घटक हैं इनको अपनाते हैं, और जो हमारी जो लगातार जो फसल उत्पादन आएगा, तो हम छोटे से क्षेत्र से 4 से 5 फसलें एक वर्ष में ले सकते हैं, जो कि सहयोगी फसलें होती हैं। सिर्फ हम अभी तक तो हम 1 या 2 फसलें ही पूरे साल में उगाते हैं। जब किसान 4 से 5 फसलें उगाएगा तो निश्चित रूप से उसकी जो है वो इनकम जो है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने, जैसे भी मक्की की जो प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की है, उसके लिए जो है कि MSP जो है 40 रुपये जो है वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। इसी तरह से गेहूँ की जो फसल है प्राकृतिक खेती से तैयार, उसके लिए 60 रुपये है। और जो पांगी जो सब डिवीज़न हिमाचल प्रदेश का है, उसको पूर्ण तौर पर प्राकृतिक सब फार्मिंग के लिए एक पूर्ण डिवीज़न को प्राकृतिक खेती के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहाँ पे पूरा जितना भी उत्पाद होगा आने वाले समय में सब प्राकृतिक तरीके से होगा। और वहाँ पे उत्पादित जौ के लिए सरकार ने जो है वो 90 रुपये जो है वो मूल्य निर्धारित किया हुआ है, 60 रुपये किया हुआ है। और इसके साथ जो है कि हमारी जो हल्दी जो है, और हल्दी जो कच्ची हल्दी जो है प्राकृतिक तरीके से तैयार होगी, उसके लिए जो है 90 रुपये मूल्य जो है वो प्रति किलो निर्धारित किया है। तो ये एक सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है किसानों की, जो आप आमदन की जो बात कर रहे हैं, ताकि उनको जो MSP जो मिल रही है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है वो कीमत मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जब किसान इस विधि से अपना फसल उत्पादन करेंगे तो उनको जो है वो आमदन में भी इजाफा होगा। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं, तो प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वो कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ है, कहीं मध्यवर्तीय क्षेत्र है, और कहीं निचले जो क्षेत्र है वो मैदानी इलाका है। जी, प्राकृतिक खेती के लिए क्या हिमाचल प्रदेश का वातावरण अनुकूल है? क्या प्रदेश में यदि बागवान किसान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो वो लाभ में रहेगा?
जी हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो भौगोलिक तौर पर या कृषि क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक जो सबसे नीचे वाला जो हमारा प्लेन एरियाज़ के साथ जो शिवालिक फुट हिल्स के साथ जो एरिया है वो लगभग हमारा जो है वो 35 से 40% एरिया जो है हमारा उसमें आता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो एरिया है वो मिड हिल्स वाला जोन है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा हाई हिल्स का है और चौथा जो है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया है जो कि हमारे लाहौल स्पीति वगैरह जो एरिया आते हैं। तो कृषि के अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जबकि कोल्ड डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो 25% एरिया उसी में ही फॉल करता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। लेकिन कृषि के क्षेत्र उसके बात करते हैं तो सिर्फ 1% एरिया ही उसके अंतर्गत आता है। जबकि हमारा जो मुख्य तौर पे जो खेती का जो एरिया है वो हमारा जो निचला हिमाचल का जो क्षेत्र जो एक भौगोलिक खंड है और मिड हिल जो जोन है वहाँ पे खेती होती है। तो वहाँ पे निश्चित तौर पे अभी जो किसान जो है प्राकृतिक खेती को अपनाकर जो है कि अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है और आज हमारे किसानों ने, बागवानों ने जो तरक्की की है उसके पीछे कृषि विभाग का बहुत बड़ा सहयोग है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के पास ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान एवं बागवानों को मिल सकता है? जी अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में तो लगातार जो हमारी नकदी फसलें हैं तो उसमें किसानों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और इसमें जो है काफ़ी हमारी जो है किसानों की जो इनकम में जो है वो इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ अन्य जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उसमें भी प्रगति की है। लेकिन प्राकृतिक तौर पे जो हमारे पास काफ़ी इस तरह का जो है वो स्कोप है कि हम खाद्यान्न वाली फसलों के साथ दलहनी फसलें और जो मिक्स जो क्रॉपिंग है वो करके जो है हम अपने जो है अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश द्वारा राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का जो है इसके तहत जो है किसानों को विभिन्न सहायता दी जा रही है, जिसमें किसानों को अपना एक संसाधन भंडार बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है, जिसमें देसी गाय जो है एक मुख्य घटक है। देसी गाय के ही उसके जो गोबर और गुंतर से जो है ये सारे जो जितनी भी इसमें प्रयोग होने वाली जो सामग्री है तैयार की जाती है, तो उस देसी गाय के लिए भी जो है वो 25,000 रुपये गाय के ऊपर जो है अनुदान है, 5,000 रुपये उस पर जो है गाय को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी, इस प्रकार 30,000 रुपये का उसके ऊपर भी अनुदान है। तो ये और उसके साथ साथ जो ये जितना भी संसाधन भंडार बनाना है उसके लिए जो भी सामग्री उपयोग होती है, ड्रम वगैरह ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी जो है विभाग जो है इन स्कीमों के माध्यम से जो है वो किसानों को प्रदान करता है। अब बात आ जाती है कि किसानों तक ये योजना पहुंच कैसे रही है। तो प्रदेश स्तर पे एक इसके लिए एक डेडिकेटेड यूनिट है जहाँ पे वो लगातार इसकी जो है मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ हमारे जिला स्तर पे हमारे जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा हैं, उनके जो क्या नाम करने के लिए जिला स्तर पे हमारे, उसके बाद हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट कैडर पे जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हमारे जो है BTM ABTM हैं हर एक। उसके बाद हमने रखा है कि हर एक जो BTM और ABTM है हर एक पंचायत में जाके जो है वो इस तरह लोगों को जाके जानकारी देते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन लगाते हैं, उनका प्रशिक्षण करवाते हैं। और ये जो हमारी जो आत्मा परियोजना थी इसको भी इन कन्वर्जेंस मोड में लेके हम जो है कि किसानों गांव स्तर पर जो है वो पहुंच रहे हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना भी करना है और प्राकृतिक खेती को भी अपनाना है। दर्शकों, आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं प्राकृतिक विधि द्वारा कृषि का बदलता स्वरूप एवं अवसर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश शर्मा। ये अतिरिक्त निदेशक है कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में। बता रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना निश्चित तौर पर होगी क्योंकि रसायनों का खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा, खादों के ऊपर जो हमारे किसान खर्चा करते थे वो भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जो भी उत्पाद होगा वो आपके घर आस पड़ोस से ही आपकी प्राकृतिक खेती शुरू हो जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। जो दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता था वो पड़ना कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में यदि किसान बागवान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो यहाँ पर उत्पादित होने वाला खाद्यान्न और सब्जियां इत्यादि बाहर के प्रांतों में, बाहर के देशों तक भी भेजी जा सकती है। डॉक्टर सुरेश, किसान अब आपसे जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम अपना रहे हैं, हम प्राकृतिक उत्पाद पैदा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कृषि विभाग या सरकार हमारे लिए कोई ऐसी मार्केट उपलब्ध करवाती है जिसमें हम अपने प्राकृतिक उत्पादों को बेच भी सकें?
जी हाँ, अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था या हमारे कृषि विभाग के कुछ सिलेक्टिव जो सेंटर्स थे, उनके माध्यम से जो किसानों से जो ये प्राकृतिक विधि द्वारा उत्पादित, चाहे वो गेहूं थी या मक्की थी या जौ था, उसको ख़रीदा गया और उसके बाद जो है उसकी जो है कि उसको प्रोसेस करके उसका आटा बना के, दलिया बना के वो जो है कि बेच रहे हैं। तो ये जो है कि एक नेटवर्किंग है और उससे जो इनकम जो आ रही है वो सीधे तौर पे किसानों के पास जा रही है। तो ये एक तरह का सरकार का एक प्रयास है कि हम इसको मार्केटिंग लिंकेज के साथ, ताकि हमारे किसानों को एक प्राकृतिक उत्पादों के लिए एक अश्योर्ड मार्केट मिले। और ये तो एक प्रदेश स्तर पे कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर भी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो है ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो नेचुरल जो प्रोड्यूस है वो जो है कि अवेलेबल है। और अब अगर हम बात करते हैं तो लगभग अभी हाल ही में 2100 के आसपास हमने क्विंटल जो है वो मक्की जो है वो प्राकृतिक विधि से जो किसानों ने तैयार की गई है उनसे ले गई और उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में जो है वो जो भी इसका MSP रेट है उस पर जो है उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, लेकिन प्रदेश की जो संरचना है वो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, वो बहुत दूर दराज क्षेत्रों में है। कई बार तो ग्रामीणों का ऐसा कहना रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, कृषि विभाग की योजनाएं हैं, वो हम तक पहुंचती ही नहीं। हर योजना अंतिम ग्रामीण तक पहुंचे, सीमांत किसान तक पहुंचे, इसके लिए कृषि विभाग कैसे खाका तैयार करता है ताकि प्राकृतिक खेती को हर व्यक्ति अपनाए? इसके लिए जागरूकता अभियान के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जाए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक हम अपने किसानों के जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जो पंक्ति की सबसे लास्ट छोर में खड़ा हुआ है किसान जो है, वहाँ तक किस तरह से हमारी पहुँच है। हम बात करते हैं, अगर प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग हमारे यहाँ पे 10 लाख के आसपास जो है किसान हैं प्रदेश में, जो रजिस्टर्ड हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू के मुताबिक किसान है। उसमें भी हम बात करते हैं तो हमारा प्राकृतिक खेती या इसके माध्यम से ये है कि हमारे सभी के सभी किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से सेंसिटाइज किया जाए कि प्राकृतिक खेती की क्या विधि है, किस तरह से इसको अपनाना है, इसमें क्या क्या आपको जो है चुनौतियाँ आएंगी और उसका समाधान के लिए आपको किसको संपर्क करना है। तो ये सारी के लिए परिस्थितियों से निपटने के लिए एक पूरा एक नेटवर्क है जो ग्रास रूट लेवल से जो है। और ये भी मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि हमारे इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से कि हर एक पंचायत में हमने ये जाके जो है कि सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम किया है, ताकि ऐसी प्रदेश की कोई भी पंचायत या क्षेत्र नहीं है कि जहाँ तक जो है हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, BTM ABTM है, वो नहीं पहुँचे हैं। कोशिश हम भी करते हैं कि हम भी कहीं अपने आप जाके देख रहे हैं, लेकिन हमारा एक जो है कि एक लिमिटेड अप्रोच है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे जो BTM ABTM है, और हमारी कोशिश भी है कि आने वाले समय में जो है कि हर एक किसान जो है कि इस योजना से जो है वो लाभान्वित हो। जब भी किसान बागवानों के उत्पाद पर या उनकी फसलों के ऊपर कोई कीट आक्रमण होता है, किसी रोग का आक्रमण होता है, तो किसान बहुत हतोत्साहित हो जाता है। प्राकृतिक खेती में आपने घन जीवामृत की बात की, तो क्या ये जो घन जीवामृत है या और अन्य औषधियाँ जो प्राकृतिक है, क्या ये रोगों को रोकने के लिए और कीट पतंगों को रोकने के लिए कारगर है? जी हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती को जो है पूर्ण रूप से अपनाया है और स्वयं इन घटकों का अपने खेत पे, अपने घर पे उत्पादन करते हैं, और इसको जो इसकी जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार जब इसको वो अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनका ही ये मानना है कि हमारे खेतों में बीमारियां नहीं आई हैं। जबकि रासायनिक विधि से अगर हम स्प्रे करते हैं तो एकदम से तो हमें नॉकडाउन इफेक्ट आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक हमें उसका समाधान नहीं मिलता है। लेकिन प्राकृतिक विधि द्वारा अगर किसान इन चीज़ों का जो है अपनाते हैं तो इन बीमारियों से या जो इस तरह की जो आकस्मिक जो कई बार जो कीड़े आ जाते हैं तो उनसे जो है वो उनको निजात पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोगों के जो खेत हैं वो सटे रहते हैं एक दूसरे खेतों से, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो खेत वाला पोर्शन है वो गांव के किसी एक भाग में सुनिश्चित रहता है। उसमें ऐसा भी देखा जाता है कि एक किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहा है, लेकिन जो दूसरा किसान है वो रासायनिक खेती कर रहा है। क्या एक जिसने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और दूसरा किसान जिसका खेत बिल्कुल साथ में है जो रासायनिक खेती कर रहा है, क्या उसका दुष्प्रभाव प्राकृतिक खेती पर पड़ सकता है? निश्चित तौर पे कुछ एरियाज में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि, लेकिन वहाँ पे हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि आप ये जो प्राकृतिक खेती हैं कि आप ऐसे क्षेत्र से शुरुआत करें जहाँ पे आपको इस तरह की समस्या ना आए।
और जब उनको एक बार ये पता लग जाएगा कि हमारे पास इस खेती को अपनाने के बाद भी हमारा जो उत्पादन भी अच्छा है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और उसका अन्य भी लाभ है और उसकी जो एमएसपी जो सरकार ने निश्चित की है वो भी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे जो लोग रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो आएंगे। प्राकृतिक खेती का मकसद किसान साथियों हमारे शरीर पे जो दुष्प्रभाव खाद्यान्न के पड़ रहे हैं उसको दूर करना है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं उनको ना कोई खाद देता है, ना उनके ऊपर रसायनों का छिड़काव करता है, लेकिन जंगलों के वो पौधे फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं और उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी खेत में हमने फसल लगाई है, यदि प्राकृतिक विधि से हम उसको उगाते हैं तो कुछ समय के बाद उसको भी हमें कुछ अधिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती में ही, भूमि में ही इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो उनको बहुत अच्छा उनका भोजन बनते हैं और उनके उत्पादन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। बहुत से हमारे नौजवान साथी जो रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर, अपने गांव, अपनी ज़मीन को छोड़कर बाहर का रुख करते हैं, आज वो प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं। आज हमारा बेरोजगार युवा समझ चुका है कि हमने जहर को नहीं उगाना है, हम औषधि युक्त फसलोत्पादन करना चाहते हैं। तो ऐसे नौजवान साथी, ऐसा नौजवान वर्ग जो प्राकृतिक खेती को सहर्ष स्वीकार करना चाहता है, उनके लिए आपका संदेश क्या है? जी, ये बहुत ही अहम चीज़ आपने कही कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, वो प्राकृतिक खेती को एक स्टार्टअप के रूप में शुरू कर सकते हैं। और स्टार्टअप में हमारे जो नौजवान साथी है, जो हमारा जो नेचुरल जो प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडिट करके उसकी मार्केटिंग वाला जो चैनल है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि जैसे हमारे जो डिफरेंट जो जैसे अमेजोन या इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी लिंकअप कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे जो युवा हैं उसको अगर प्राकृतिक खेती को एक स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो है कि एक एग्रीकल्चर जो होगा, प्राकृतिक की जो खेती जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में विकसित होगी और हमारे जो युवा हैं उनको जो है कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। राज्य सरकार की योजना के बारे में राजीव गांधी किसान समृद्धि योजना का आपने जिक्र किया, क्या केंद्र सरकार की भी कोई ऐसी योजनाएं हैं जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में चल रही हैं? जी हाँ, हाल ही में अभी हमारे पास जो है कि एक जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो एक ये मिशन के तहत जो है और इसके तहत जो है कि क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो अब इस खेती को और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे का पूरा ही क्लस्टर नेचुरल फार्मिंग का होगा। तो उसमें जो है कि जितने भी इंसेंटिव होंगे उस पूरे क्लस्टर के लिए जो है कि डेडिकेटेड एफर्ट्स होंगे, ताकि वहाँ पे जो भी उत्पाद होगा उसको मार्केट के साथ, हमारे एफपीओएस के साथ, हमारे जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वहाँ पे जी प्रदेश के जो किसान वहाँ पे काम कर रहे हैं, वही एक हमारा जो है कि मास्टर ट्रेनर होगा और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि ये जो पहुंच है हमारी हर एक किसान तक पहुंचे। और जो किसान वहाँ पे जो है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट द्वारा बताई हुई बातों का ही ध्यान ना करें, लेकिन जो उनके आसपास जो उनके खेतों में जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली इस खेती को जो कर रहे हैं, उनसे ही सीखें। ये आपने बहुत बढ़िया कहा डॉक्टर सुरेश। जब किसानों के बीच से कोई उनको सिखाता है या समझाता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और हम ये भी मानते हैं, विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि किसानों से बड़ा वैज्ञानिक कोई और नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो खेतों में फसलों के साथ जूझते हैं। आपने भी इस बात को समझा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो गाय सड़कों पर आ गई थी, यदि प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो उस गाय को भी आश्रय मिलेगा, क्योंकि गाय पालन के बिना तो प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि खेती जो है बिना गाय या पशुओं के नहीं हो पाएगी। तो ये हमारी जो देसी गाय है, तो इसके साथ साथ जो है कि खेती के साथ सीधा सीधा इसका संबंध है। तो एक दूसरे के जो है वो कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। तो उससे निश्चित तौर पे जो हमारी जो हम कहते हैं कि हमारे जो आवारा पशु हैं, तो उनको भी एक आश्रय मिलेगा, क्योंकि उनको भी हम वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है। बहुत से किसान बागवान साथी आपकी बातों को सुन रहे हैं और वो भी प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं। कृषि विभाग उन किसानों के साथ तत्पर खड़ा है।
आप क्या चलते चलते इस कार्यक्रम में संदेश हमारे किसान बागवानों को देना चाहें? मैं सभी अपने प्रदेश के किसान बागवान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान बागवान भाई हैं वो हमारे जो खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है हमारे एटीएम बीटीएम से संपर्क करें, और जो उनके क्षेत्र के जो हमारे बीआरसी जो हम कहते हैं प्रगतिशील किसान हैं, जो वहाँ के रिसोर्स सेंटर भी चला रहे हैं, उनसे भी संपर्क करें। और उनको लगता है कि अगर फिर भी उनकी कोई समस्या है तो हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम इस योजना को और आगे ले जाएं। जो किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएगा या अपना रहा है, उनका भविष्य आप कैसा देखते हैं? उनका भविष्य बहुत ही अच्छा जी। उनका भविष्य निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो है वो वरदान होगा। जैसी भूमि, जैसी पृथ्वी हमारे पूर्वज हमें छोड़ के गए हैं, हमें भी उसी तरह की उर्वरा युक्त भूमि को अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ना है, ये आपके कहने का तात्पर्य है। और कृषि विभाग भविष्य में कोई और भी योजनाएं प्राकृतिक खेती के संदर्भ में चलाना चाहती है? जी, आने वाले समय में और इसके रुझान के लिए या जैसा प्रोत्साहन किसानों को दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे जो है इसके बारे में जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर सुरेश, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है। आपकी ज्ञानवर्धक चर्चा से हमारे किसान बागवानों को बहुत लाभ हुआ होगा, ऐसा हमारा मानना है। आपका कार्यक्रम में आने के लिए आभार। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे थे प्राकृतिक विधि द्वारा कृषि का बदलता स्वरूप एवं उसके अवसर क्या क्या है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने, जो अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने समझाया कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर हमारे किसान जहां अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, वहीं हम अमृत को पैदा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आज हमारे किसान को कोई ऐसा ना कहें कि जहर पैदा कर रहे हैं, हम अमृत को बांटने के भी काबिल बन सकते हैं, और ये तभी हो सकता है जब हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। प्रदेश का किसान प्राकृतिक खेती को अपनाकर स्वावलंबित होगा, आगे बढ़ेगा। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आज्ञा दें।